हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आपने थंबनेल से देखा ही है कि अगर हमें मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है तो कौन सा कोर्स करें, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस डीएनएस करें या फिर जीपी रेटिंग करें। तो आज का ये जो वीडियो है ये तो दोनों के बीच में बेसिकली कंपैरिजन है और क्या इनके प्रोज है और क्या कॉन्स है, किसके क्या एडवांटेज है, किसके क्या डिसएडवांटेज है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं एक सेलर हूँ। पिछले 5 साल से मर्चेंट नेवी में काम कर रहा हूँ एज ए इंजन क्रू और अभी वर्ल्ड की बिगेस्ट शिपिंग कंपनी मास्क लाइन में जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने 5 साल में क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस किया, किस रैंक का क्या बेनिफिट होता है, कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा कोर्स अच्छा नहीं है, सारे चीज़ों को सम अप करेंगे, उनकी डिटेल में जाएंगे, तय तक जाएंगे और पता करेंगे कि क्या सही है क्या गलत, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखो। अगर आपको हेल्पफुल लगे, काम का लगे तो लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एक्चुअली बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूं और ये कोई बहुत टफ काम भी नहीं है। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना बहुत आसान भी नहीं है। अगर हमारे पास प्रॉपर गाइडलाइन हो तो आसान हो जाता है और इसी कोर्स की अगर हमारे पास गाइडलाइन नहीं हो तो मुश्किल हो जाता है। और एक सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में लिया गया डिसीजन ही हमारे इस कैरियर की नींव रखता है। तो जो भी अपना डिसीजन है सोच समझ कर लें। आगे जाने के बाद में डिसीजन चेंज करना या रास्ता चेंज करना, डिपार्टमेंट चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं बोल सकता पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए शुरू में सही डिसीजन, सही कॉलेज का चुनाव लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे हमारे आगे की कैरियर की नींव रखी जाएगी कि मर्चेंट नेवी में अपना आगे का आने वाला कैरियर कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को कि हमें डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना चाहिए या जीपी रेटिंग करना चाहिए। सबसे पहले मैं मेरे मेन कंटेंट तक पहुंचूं, जो मैंने एक्सपीरियंस से देखा सीखा है। उससे पहले जनरल बातें बता देता हूं दोनों कोर्स के बारे में कि जीपी रेटिंग करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होनी चाहिए, 40% मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश में भी 40% मार्क्स होने चाहिए। और डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस डीएनएस करने के लिए ये जो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है उसको करने के लिए हमें 12th पास होनी चाहिए, मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए, साइंस मैथ जिसको पीसीएम भी हम बोलते हैं। ये 1 साल का कोर्स है। जीपी रेटिंग 6 महीने का कोर्स है। अगर फीस की बात कर ली जाए जल्दी तो जीपी रेटिंग करने का खर्चा आता है 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में। वहीं डीएनएस करने का खर्चा आ जाता है तकरीबन 4 लाख से 6 लाख। क्वालिफिकेशन की बात करने के बाद में आता है मेडिकल। तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए हमें पूरी तरीके से मेडिकल फिट होना चाहिए। और ये सिर्फ कोर्स करने से पहले नहीं, हर बार जब जहाज पर जाते हैं उससे पहले हमें मेडिकल करवाना पड़ता है और हर बार मेडिकल फिट होना पड़ता है। इसके बाद में आता है कि कौन सी कॉलेज करें, तो कौन सी कॉलेज कैसे चूज की जाती है इसके लिए मैं पहले एक सेपरेट वीडियो बना चुका। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के रियल पार्ट को, जो कि बेस्ट है कि हमें जीपी रेटिंग करना चाहिए या डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जीपी रेटिंग 6 महीने का कोर्स होता है और 6 महीने का कोर्स करने के बाद में जब हम जहाज पर जाते हैं तो डेक डिपार्टमेंट या इंजन डिपार्टमेंट, कोई सा भी डिपार्टमेंट हम चूज करेंगे। अगर डेक डिपार्टमेंट चूज करेंगे तो ट्रेनी ओएस के रैंक पर जाएंगे।
इंजन डिपार्टमेंट चूज करेंगे तो ट्रेनी वाइपर के रैंक पे जाएंगे। वहीं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 12 महीने का कोर्स करने के बाद में जहाज पे जाते हैं डे कैडेट के रैंक पे। अब कौन सा कोर्स करना अपने लिए फायदे का काम है? अगर बात करते हैं जीपी रेटिंग की, चाहे हम ट्रेनी ओएस में जाएं या ट्रेनी वाइपर में जाएं, ये जहाज के सबसे जूनियर मोस्ट रैंक है, जिनका काम पूरे 9 महीने क्लीनिंग करो, पेंटिंग कर लो, और किसी इंजीनियर की मदद करवा दो, किसी ऑफिसर की हेल्प कर दो, बेसिकली असिस्ट कर दो, यही इनके काम होते हैं। इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है 9 महीने का। और डे कैडेट जब सबसे पहले ज्वाइन करता है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 महीने का। उसका क्या काम होता है? किसी भी डे कैडेट को सारे जहाज पे ये सिखाया जाता है, चिपिंग करना, पेंटिंग करना, क्लीनिंग करना, सब सिखाया जाता है। पर यहाँ एक मैन अंतर क्रिएट होता है, ये सिर्फ उसको उसके कैडेटशिप के दिनों में करना पड़ता है, जो कि 18 महीने की कैडेटशिप होती है। 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 6-6 महीने के। इस ड्यूरेशन में ही उसको ये काम करने पड़ते हैं। इसके अलावा जब वह खुद एग्जाम देकर प्रमोट हो जाता है तो उसको ये काम नहीं करने देते। अब एक्चुअली अंतर देखो कितना बड़ा होता है। जब डे कैडेट जहाज पे ज्वाइन करता है तो उसको पहले दिन से, स्टार्टिंग के पहले दिन से ही एक ऑफिसर वाली नज़र से देखा जाता है। वो ऑफिसर मेस रूम में डिनर करता है, अपना डे वर्क करने के बाद में ब्रिज यानी नेविगेशन रूम में जाता है, वहाँ अपने सीनियर ऑफिसर को असिस्ट करता है, उनसे सीखता है। वो भी उसको सिखाते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि आज ये कैडेट है, कल एग्जाम देकर 3rd ऑफिसर में आएगा। तो जहाज का हर एक ऑफिसर कोशिश करता है कि उसको सिखाया जाए। तो ये एक पहले दिन से अंतर क्रिएट हो जाता है। वहीं जीपी रेटिंग किया हुआ बंदा जब जहाज पे ज्वाइन करेगा, कोई भी ऑफिसर, कोई भी इंजीनियर को इस चीज से मतलब नहीं है कि ये आगे जाके क्या ऑफिसर बनेगा। ये तो इतना तो आप समझ लो कि जो डीएनएस करके जाएगा बंदा, ऑफिसर कैटेगरी होती है, और जो जीपी रेटिंग करके जाएगा वो रेटिंग कैटेगरी होती है। रेटिंग किया हुआ बंदा कॉन्ट्रैक्ट होता है 9 महीने का। फिर 9 महीने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में उसका प्रमोशन होता है। अगर हम मान लेते हैं कि ट्रेनी ओएस में जाते हैं तो ओएस में प्रमोशन हो जाएगा। फिर 9 महीने हम काम करेंगे तो हो सकता है हमारा एबी में प्रमोशन हो जाए। पर ये सब जगह जरूरी नहीं। कई बार 2-2 कॉन्ट्रैक्ट भी ओएस में करते हैं, कई बार 3-3 कॉन्ट्रैक्ट भी ओएस में करते हैं। इनके बाद हमें एबी में प्रमोट किया जाता है। एबी में प्रमोट होने के बाद फिर से 9 महीने करो। तो इस प्रकार टोटल 4-5 या 6 कॉन्ट्रैक्ट यानी कि करने के बाद में ऑफिशियली रूल्स रेगुलेशन से देखा जाए तो 36 मंथ चाहिए किसी भी क्रू को ऑफिसर की एग्जाम देने के लिए। पर ये प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो 36 महीने में बंदा एबी की रैंक पे भी नहीं पहुंच पाता कई बार तो इसलिए एग्जाम देना तो फिर दूर की बात है। एग्जाम देगा भी या नहीं देगा इसका भी एक सीन है, मैं आपको समझाता हूँ। जब बंदा जहाज पे ट्रेनी ओएस की रैंक ज्वाइन करता है तो पहले दिन से क्रू के बीच में रहता है। वहीं दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कि डीएनएस का कोर्स किया है 1 साल का, उसके बाद में हम जहाज पे जा रहे हैं एज ए डे कैडेट के रूप में। कैडेट को जहाज का हर एक सीनियर ऑफिसर कोशिश करेगा कि इसको नेविगेशन रूम में जो भी मशीनरी है वो ऑपरेट करना सिखाए। कभी उसको 3rd ऑफिसर के साथ भेजेंगे तो वो फायर फाइटिंग अप्लायंसेस जो भी इक्विपमेंट है उनको कैसे ठीक किया जाता है, वो कैसे काम में लिया जाता है सीखेगा। फिर कभी 2nd ऑफिसर के साथ में काम करेगा, कभी चीफ ऑफिसर के साथ में काम करेगा, कभी कैप्टन का पेपर वर्क करेगा। कुल मिलाकर ऑफिसर की गाइडेंस में रहेगा, उनको असिस्ट करेगा और हर एक जहाज का ऑफिसर चाहेगा कि उसको हर एक काम अच्छे से सिखाया जाए जो कि ऑफिसर का होता है। कुल मिलाकर उसको बाकी के डे वर्क कम करने पड़ते हैं। मान भी लिए कि उसको करना पड़ रहा है तो वो कितने महीनों के लिए, उसके डे कैडेट को 6-6 महीने के 3 कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं जिसको ऑन बोर्ड ट्रेनिंग बोलते हैं 18 महीने की। ज़्यादा से ज़्यादा इन 18 महीने में उनको ये काम करना पड़ेगा। 18 महीने काम करने के बाद में वो एलिजिबल हो जाता है कि अब वो 2nd मैट की एग्ज़ाम दे सके। अगर वो 2nd मैट की एग्ज़ाम पास कर लेता है तो जहाज पर उसको भेजा जाएगा 3rd ऑफिसर की रैंक पर। तो देखो 12 महीने कॉलेज में ट्रेनिंग, 18 महीने ऑन बोर्ड ट्रेनिंग,
उसके बाद में एग्ज़ाम निकाली, एग्ज़ाम निकालने के बाद में थर्ड ऑफिसर की रैंक पर। वहीं रेटिंग को देखो, कम से कम 4 कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 36 मंथ, 5 करता है तो 45 मंथ जहाज पर काम करेगा। उसके बाद में वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होता है। प्लस रेटिंग की अगर हम बात करें तो 9 महीने काम करने के बाद में फिर बंदा कर जाता है, फिर वापस जहाज पे आता है 9 महीने के लिए। इतना जल्दी किसी का प्रमोशन नहीं होता कि 2 कॉन्ट्रैक्ट किए 9 महीने के और उसको एफबी में प्रमोट कर दिया जाए। फिर भी मान लो एफबी में प्रमोट कर दिया, कुल मिलाकर उसने 2 कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ओवर्स में, 1 कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ट्रेनिंग ओवर्स में। अब आता वो एफबी की रैंक पर। एफबी की रैंक पर आने के बाद में सारे काम अभी तक उसका पीछा नहीं छूटेगा, क्लीनिंग ये सब चलती रहेगी। एक नई चीज जो ऐड हो जाएगी, अब वो ब्रिज में जाएगा, नेविगेशन रूम में, और वहां पे जहाज की स्टीयरिंग करेगा, जो भी उनके ऑफिसर्स होते हैं उनकी गाइडेंस में, और ब्रिज वॉच करेगा, ये सारे काम करेगा। बेसिकली ये उसकी अब ड्यूटी हो गई 9 महीने के लिए। इस प्रकार वो 36 मंथ ड्यूटी करने के बाद में एलिजिबल होता है कि अब वो ऑफिसर्स की एग्जाम दे सके, यानी कि जिसको सेकंड मेट की एग्जाम बोलते हैं, कि वो दे सके। अब अगर डे कैडेट की बात करें तो डे कैडेट का टारगेट ही यही है कि उसको 18 महीने की ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करनी है, सेकंड मेट की एग्जाम निकालनी है और थर्ड ऑफिसर में जाना है। वहीं रेटिंग का टारगेट देखो, मैं एक जनरल व्यू की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सारे रेटिंग ऐसा ही करते हैं, पर मोस्ट ऑफ द रेटिंग की अगर बात करें तो 4 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, 5 कॉन्ट्रैक्ट हो गए 9 महीने के बाद में। उसके बाद में कोई रेटिंग ऐसा नहीं होता जो ये सोचे कि अब मुझे एग्जाम निकालनी है, एग्जाम निकालकर ऑफिसर में जाना है, अगर कुछ परसेंट लोगों को छोड़ दिया जाए तो। इसके पीछे वजह होती है कि एग्जाम निकालना इतना आसान काम नहीं है। अगर बंदा, पहली बात तो जब जीपी रेटिंग का कोर्स किया था तो मैक्सिमम तो यही है कि अगर 10th पास बंदा है तो वो एग्जाम के लिए ऐसे ही एलिजिबल नहीं होगा। मान लिया कि कुछ लोग 12th पास करके जीपी रेटिंग का कोर्स किया पर फिर भी एलिजिबल नहीं है क्योंकि उसमें साइंस मैथ चाहिए। अब आती है तीसरी कंडीशन की साइंस मैथ किया हुआ 12th किया हुआ बंदा और जीपी रेटिंग का कोर्स किया था, अब उसने 36 मंथ की सी सर्विस भी कंप्लीट कर ली, अब एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। एग्जाम निकालने के लिए या तो इंडिया से निकालो या कुछ कुछ लोग यूके भी जाते हैं। अगर बात करते हैं कि एग्जाम इंडिया से निकाली जाए तो एग्जाम निकाली जा सकती है इंडिया से, ऐसी तो कोई एग्जाम है ही नहीं आज तक जो निकाली ना जा सके, पर उसकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। उसको डायरेक्ट फॉरेन गोइंग वेसल पे नहीं जाने दिया जाएगा, कुछ महीने पहले कोस्टल वेसल पे काम करना पड़ेगा जो कि इंडिया में ही चलते हैं, उसके बाद में वो फॉरेन गोइंग वेसल पे जाता है। अगर यूके सीओसी निकालने की बात करें तो यूके सीओसी की भी बहुत वैल्यू है, पर उसके लिए मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, पर तकरीबन 10 लाख रुपए के करीबन अपना खर्चा आ जाता है। तो एक साथ 10 लाख रुपए खर्च करना प्लस वो 12 महीने या 15 महीने या हो सकता है 2 साल भी वापस जहाज में नहीं जाए, तो सोचो 2 साल वो 9 महीने के 2 कॉन्ट्रैक्ट करता तो तकरीबन 20 लाख रुपए कमाता वो, अगर उसकी सैलरी मान लो 1 लाख रुपए पर मंथ रही होती। तो मैक्सिमम रेटिंग यही सोच के पीछे हट जाता है कि यार इधर मेरा 20 लाख का नुकसान होगा, फिर एग्जाम निकलेगी भी नहीं निकलेगी। अगर एग्जाम निकल गई फिर हालत यह हो जाती है कि किसी भी कंपनी में अगर जॉब के लिए जाओ कि मुझे जूनियर ऑफिसर या थर्ड ऑफिसर के रैंक पे ज्वाइन करना है, मैंने अभी एग्जाम पास कर ली, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कि हम रेटिंग बैकग्राउंड के बंदे को ऑफिसर में नहीं लेते। मैक्सिमम कंपनियों का यही है। कुछ लोग कहेंगे हम फ्रेशर को नहीं लेते। अब बात तो यही आ गई ना कि एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, जॉब मिलेगी तो एक्सपीरियंस आएगा, पर लोगों को इस चीज से मतलब नहीं है, वो फ्रेशर को नहीं लेते, मतलब नहीं लेते। कुछ कंपनियां बोलेंगी हम रेटिंग बैकग्राउंड वाले ऑफिसर को नहीं लेते, तो वो मना कर देंगे। कुल मिलाकर बंदा, जैसे अपना एक मैंने वीडियो बना चुका इससे पहले कि जीपी रेटिंग करने के बाद में जॉब का क्या हालत होती है, कैसे एजेंटों के चक्कर में फंसता है, कितना स्ट्रगल होता है, सेम उसी स्ट्रगल पर फिर से पहुंच जाता है कि अब आखिर जॉब मिले तो मिले कहाँ। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं जिनको देखते हुए एक रेटिंग बैकग्राउंड का बंदा ऑफिसर की एग्जाम निकालना ही नहीं चाहता।
वहीं डीएनएस किया हुआ बंदा, उसको कोई और काम ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी ऑफिसर कैटेगरी में है ना, डे कैडेट का काम कर रहा है, तो उसको तो 18 महीने कैसे तैसे करके अपना ऑन बोर्ड ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है और सेकंड मैट की एग्जाम निकालनी है, वरना तो उसका मर्चेंट नेवी में फ्यूचर ही नहीं है। वो एग्जाम निकालेगा तो जूनियर ऑफिसर या थर्ड ऑफिसर के रैंक पर आएगा, नहीं तो डे कैडेट में कब तक काम करेगा। ट्रेनिंग ओवर्स तो फिर भी मान लो एबी की रैंक तक पहुंच गए तो वो एबी में काम कर सकते हैं पूरी जिंदगी पर डे कैडेट वाला बंदा नहीं। इसलिए डे कैडेट का पहला काम ही यही होता है कि अपनी एग्जाम निकालें। ये तो हो गई कि जहाज पे काम क्या होता है, कितने महीने की सी सर्विस होनी चाहिए, क्या एग्जाम होनी चाहिए, इंजीनियर ऑफिसर्स का कैसा उनको सिखाने के प्रति एटीट्यूड रहता है। उसके अलावा एक ये भी है कि रेटिंग जब काम करता है वो ऑफिसर्स के अंडर में काम करता है, इंजीनियर्स के अंडर में काम करता है, तो हमेशा एक तरीके से एक ऑफिसर और रेटिंग का बहुत बड़ा गैप हो जाता है, जिसमें कैसा होता है सीधा सीधा कि ऑफिसर ने कोई ऑर्डर दिया, रेटिंग को उसको फॉलो करना ही करना है। भले ही कुछ कुछ रेटिंग इतने अच्छा नॉलेज रखते हैं कि वो बहुत अच्छा जानते हैं, पर अगर उनका सीनियर इंजीनियर ऑफिसर इगोइस्टिक है तो वो कभी रेटिंग की सुनेगा नहीं। सीधा सा मतलब है कि मैंने तुम्हें बोला तुम ये काम करो। पर कैडेट अगर रहता है तो 18 महीने बाद तो वैसे ही थर्ड ऑफिसर में आ जाता है, तो खुद ही ऑफिसर हो गया। अगर कैडेट के टाइम की बात की जाए तब भी कोई ऑफिसर उसको इतना फोर्सफुली कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि ये भी अपकमिंग ऑफिसर है, तो उनका बिहेव हमेशा कैडेट के प्रति अलग, रेटिंग के प्रति अलग होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ 90% केसेस की, 100% नहीं है कि सब जगह ऐसा ही होता है। कुछ कुछ जगह ऑफिसर बहुत नाइस होते हैं, बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, रेटिंग को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और एज ए फ्रेंड की तरह रहते हैं। पर यह होता है बहुत कम जगह, मैक्सिमम जगह रेटिंग और ऑफिसर और इंजीनियर्स में बहुत बड़ा गैप होता है, जो कि अगर हम जीपी रेटिंग कोर्स करके आ गए उसके बाद बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल तो नहीं है पर बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा अगर एक बार फिर हम सैलरी की बात कर लें तो रेटिंग की हाईएस्ट पोस्ट जो है एबी बन सकता है, मोटरमैन बन सकता है। मैक्सिमम सैलरी जो है $2,000 तक जा सकती है, जो कि इंडियन मनी में लगभग 1,40,000 1,30,000 होती है। वहीं अगर डे कैडेट करके बंदा जा रहा है तो थर्ड ऑफिसर की सैलरी ही कुछ कुछ जहाज पे 2,500 होती है। फिर जब वो सेकंड मैट में जाएगा तो उसकी सैलरी 3,500 4,000 5,000 ऐसे होती है, वो अलग अलग कंपनी पर डिपेंड करता है। फिर चीफ ऑफिसर और कैप्टन की सैलरी 9,000 10,000, क्योंकि जहाज का ओवरऑल इंचार्ज होता है वो। और डे कैडेट किए हुए बंदे का टारगेट ये रहता है कि कैप्टन तो बहुत दूर की बात है, पर एटलीस्ट चीफ ऑफिसर तक तो मुझे पहुंचना है, और चीफ ऑफिसर तक पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं होती। इसलिए वो अपनी 18 मंथ कंप्लीट करने के बाद में एग्जाम निकालता है और कुछ महीने थर्ड ऑफिसर के रैंक पे काम करता है। फिर अगर उसकी अप्रेजल अच्छी है, कंपनी ने प्रमोशन दे दिया, तो सेकेंड ऑफिसर में काम करेगा कुछ साल, और फिर चीफ मैट की एग्जाम निकालेगा और चीफ ऑफिसर बन जाएगा। कुल मिला के हमने शुरू से सही कोर्स में इनरोलमेंट किया अपने आप को और सही राह पकड़ी। वहीं अगर रेटिंग किया हुआ बंदा चाहे कि मैं चीफ ऑफिसर बनूं, इम्पॉसिबल नहीं है, बन सकता है। बहुत लोग रेटिंग बैकग्राउंड से कैप्टन भी बने हैं, तो ये तो कुछ लोगों की बात हो गई। पर हम बात करें कि मैक्सिमम लोगों की, कि मैक्सिमम लोगों के साथ क्या होता है, तो एबी की रैंक पर जाके बस खत्म है कहानी, मोटरमैन की रैंक पर जाके खत्म है कहानी। फिर अगर उनको मर्चेंट नेवी में कंटिन्यू नौकरी करनी है तो यही 9-9 महीने के कॉन्ट्रैक्ट करते रहो। सैलरी भी फिक्स हो गई कि अब 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी जानी नहीं है। फिर अगर एग्जाम देने की बात है तो एग्जाम का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहले तो एग्जाम निकालना मुश्किल है, और एग्जाम निकालने के बाद में जॉब पाना कितना मुश्किल है। तो जीपी रेटिंग और डीएनएस कोर्स में बहुत अंतर है,
मैं किसी भी भाई को रिकमेंड नहीं करूंगा मेरी ओर से कि आप जीपी रेटिंग का कोर्स करें। अगर आपके पास 12th में मैथ्स सब्जेक्ट है तो आप पक्का डीएनएस कोर्स को ही करें। और आप अभी 12th में नहीं पहुंचे, आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना ड्रीम है, तो मैथ्स सब्जेक्ट लो, अपने आप को डीएनएस कोर्स में इनरोलमेंट कराओ और कोर्स करो। पर जो भाई अब 12th भी कर चुके हैं, मैथ्स भी नहीं है, मर्चेंट नेवी में जाना भी है, फिर आप जीपी रेटिंग के बारे में सोच सकते हो और एज ए ट्रेनी ओएस और ट्रेनी वाइपर अपनी जर्नी शुरुआत कर सकते हो। लास्ट में आप मोटरमैन बन सकते हो, इधर डेक साइड में आप एबी बन सकते हो। आपकी मैक्सिमम सैलरी 1.5 लाख तक जाएगी। पर उसके बाद में ऑफिसर रैंक पे जाना और या इंजीनियर बनना दोनों ही मुश्किल काम है। तो सबसे पहले कोशिश यही करो कि आप डीएनएस में ही एडमिशन लो, जीपी रेटिंग में एडमिशन मत लो। बहुत सारे मार्केट में लोग हैं, ऐसे बहुत सारी कॉलेज हैं जो आपको सपने दिखाएंगे कि आप जीपी रेटिंग में एडमिशन ले लो, लाखों रुपए कमाओगे, दुनिया घूमोगे, हाँ, और वाइट शर्ट दिखा देंगे, रैंक दिखा देंगे यहाँ पर मेरे भाई एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले रैंक ही डे कैडेट को मिलती है, उसके बाद में 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, कैप्टन और चीफ ऑफिसर, उनको इधर इंजन साइड में इंजन कैडेट को रैंक मिलती है। उसके बाद में 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर। रेटिंग की तो कोई रैंक होती ही नहीं है, कोई वाइट शर्ट, कोई रैंक कुछ होता ही नहीं है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जीपी रेटिंग कोर्स को जहाँ तक हो सके अवॉइड करो, उसको मत करो और डीएनएस करो। या उसके बाद में फिर आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे मैरीन इंजीनियरिंग, जो कि 4 साल की होती है। उससे इधर हम डेक साइड में डे कैडेट जाते हैं डीएनएस करके, इंजन साइड में 4 साल की अगर मैरीन इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजन कैडेट में जाएंगे। दोनों सेम ऑफिसर रैंक है, और इंजन साइड में जाएंगे तो चीफ इंजीनियर बन जाएंगे, डेक साइड में जाएंगे कैप्टन बन जाएंगे। एक टाइम लगेगा 10 साल 12 साल जो भी है, पर आखिरकार हमारा कैरियर बहुत ब्राइट होगा। मर्चेंट नेवी डार्क साइड कोई दिखाता नहीं है। ये भी मैंने जनरल व्यू की बात करी, फुल डिटेल में पूरा काम क्या होता है जहाज पे रेटिंग का, वो तो अभी मैं एक वीडियो में बता पाना मुश्किल है, उसके लिए फिर कभी और वीडियो बनाएंगे। एक बात और बता दूं बीच में कि रेटिंग का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 9 महीने का होता है, वहीं कैडेट का शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट ही 6 महीने का होता है। उसके बाद 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर तक 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। फिर जैसे ही आप चीफ ऑफिसर या कैप्टन बनते हो, आपके कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो जाते हैं 3 महीने 4 महीने। यानी आप जैसे जैसे कैरियर के प्रोग्रेस में आगे बढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट छोटे होते जाएंगे, सैलरी बढ़ती जाएगी, रेस्पेक्ट बढ़ती जाएगी। वहीं अगर रेटिंग की बात करें, सैलरी एक मोमेंट पे जाके फिक्स हो जाती है, $2000, इससे ज़्यादा होगी नहीं। रैंक फिक्स हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट सेम रहता है 9 महीने का, जो कि कभी शॉर्ट नहीं होता। तो शुरुआती दिनों में लगता है कि 9 महीने निकल जाएंगे, आसान है, पर जब आप रियल में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करोगे और ऑन बोर्ड आओगे जहाज पर, तब आपको लगेगा कि बाहर से सिर्फ जहाज दिखाई देता, पानी दिखाई देता है, पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो 9 महीने भी कई बार निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको डीएनएस कोर्स में और जीपी रेटिंग कोर्स में अंतर समझ आया होगा। अब अपने दिमाग से डिसीजन लें, सारी कॉलेज में कॉल करके पूछें, उनका फीस स्ट्रक्चर पूछें, और स्पॉन्सरशिप लेने के बाद ही कोर्स में इनरोलमेंट ले, बिना स्पॉन्सरशिप के डीएनएस कोर्स भी ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेते हैं आप सबसे अलविदा, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।